क्या तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर कोई गहरे काले बादल मंडला रहे हैं ये फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस की सूरत में, या फिर इनकी मकबूलियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। आपने पिछले 1-2 मिनट में तकरीबन को 3-4 दफ़ा लफ्ज़ मकबूलियत का इस्तेमाल किया। लगता है आप काफ़ी सहरज़दा हैं। मकबूलियत आपको बहुत नज़र आ रही है। आपके इर्द-गिर्द शायद जहाँ आप रहते हैं या जिन लोगों से आप मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स मिलते हैं तो इमरान आप खान साहब। ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए फिर मीर साहब कोई। नहीं, अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं है। असल में क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घूमता फिरता हूँ और ये सैलाब के दिनों में मेरा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में आना-जाना भी हुआ है। और इसके अलावा मैं बहुत सी यूनिवर्सिटियों में जाता रहता हूँ, लाहौर में भी जाता हूँ, कराची में भी गया हुआ था पिछले दिनों, और मैं पेशावर भी जाता हूँ। तो इसमें देखें, एक तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसके जो सपोर्टर्स और वोटर्स हैं वो पाकिस्तान ही के लोग हैं, हमारे ही भाई-बहन हैं। लेकिन हमारे कुछ लोग उनके बारे में कुछ ऐसा आजकल अल्फाज इस्तेमाल करें, कोई उनको फितना कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है जी ये कल्ट है, आप जो भी कर लें इनकी राय चेंज नहीं होगी। लेकिन जो भी है हैं तो वो पाकिस्तानी, और वो भी उसी तरह के गोश्त पोस्ट के इंसान हैं जिस तरह आप और मैं। और जो भी मीडिया पे खबरें आती हैं, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा चलता है, उन पे भी इसका असर होता है, जिस तरह के मुस्लिम लीग नून वालों पे भी होता है, जिस तरह के पीपल्स पार्टी वालों पे भी होता है। तो ये कहना जी कि वो शायद कोई एक नया फिरका पाकिस्तान में बन गया, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये जो फॉरेन फंडिंग केस आया है, इस पे जो सवालात उठे हैं, खुद मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा, उनके जो बहुत से अहम लीडर हैं, उन्होंने मेरे से बड़ी बात की है कि आपका जो 2019 में एक इंटरव्यू रुका था आसिफ जरदारी साहब का, तो उसमें क्या ऐसी बात की थी? जरदारी साहब ने कोई इंटरव्यू रुक गया था, तो वो हर बंदा जो है वो उस क्यूरियोसिटी है, वो कुछ जानना चाहता है कि इसमें क्या है ऐसी चीज। उसकी वजह ये है कि जो आरिफ नकवी साहब हैं, जिनको लोग पुराना जानते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को फंड नहीं करते रहे, वो सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ को या पाकिस्तान की और पार्टीज को फंड नहीं करते रहे, वो अमेरिका की जो हुक्मरान जमात रही है, वो बराक ओबामा की भी फंडिंग करते रहे हैं, वो प्रिंस चार्ल्स की भी फंडिंग करते रहे हैं। और इसके अलावा शायद बहुत से लोगों को नहीं पता कि जब मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था, और भी 2-3 बच्चियां जब उन पर हमला हुआ, उनको पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, तो उनके इखराजात इब्तदाई तौर पे जो अदा किए, तो उसमें भी आरिफ नकवी साहब का बड़ा किरदार था। तो ये जो इस तरह के बिजनेसमैन होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, ताकतवर हलकों से उनके ताल्लुकात होते हैं, तो वो इस तरह हर तरफ वो ये काम करते हैं। तो ये तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो हैं, ये बड़े बड़े इसमें परेशान हैं, और इसलिए परेशानी की वजह से तो उन्होंने ये 2 दिन पहले ऐलान किया है कि हम आरिफ नकवी केस में जो कुछ मुलाकातें हो रही हैं हुक्मरान जमात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो हम उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। और ये रेफरेंस उन्होंने पिछले साल भी दायर करने का ऐलान किया था, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में थी। तो ये इनकी परेशानी अभी से नहीं है, ये इनकी परेशानी बहुत पहले से है। दूसरी बात ये है कि उनको ये पता है कि ये जो इस वक्त हमारा एक बयानिया जो है ये मकबूल हुआ है, या इमरान खान साहब जो है वो ज़िमनी इलेक्शन पंजाब का जीत गए, तो उनको ये अच्छी तरह रियलाइजेशन है। वो कोई इमेच्योर नॉन पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारा कोई कमाल नहीं है। हमने 3.5 साल, पौने 4 साल की हुकूमत में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसको कि हम पब्लिक के सामने जाके अपने कारनामे के तौर पे बयान कर सकें कि देखो हमने ये किया, तो आपको हमें वोट देना चाहिए। उनको पता है कि दरअसल ये मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो उनके मौसन हैं, उनकी पॉलिसियों की वजह से, जो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बार-बार बढ़ाई हैं, और फिर कभी 100 रुपया 120 रुपया बढ़ाते हैं, और फिर 3 रुपए कमी करके वो समझते हैं आवाम को बेवकूफ बनाएंगे। तो उनको पता है कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, ये इनकी वजह से हमें पॉपुलैरिटी मिली है, और ये बाय डिफॉल्ट हमें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल गई है। और अगर हम भी हुकूमत में आ गए तो हमारे लिए भी बड़ा प्रॉब्लम होगा। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये आरिफ नकवी साहब ने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फंडिंग नहीं की है, और भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की हुई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तहकीकात हैं, उसमें बैरूनी ममालिक में सिर्फ 1 या 2 पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, 5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 5। उन पॉलिटिकल पार्टीज के जो बैरूनी ज़राए से जो रकूम मिली है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। तो अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके लिए सब हरा ही हरा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक
कि अगले कुछ दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्शन कमीशन पे बहुत प्रेशर है, खास तौर पे मीर चीफ इलेक्शन साहब जी, यही आपसे पूछना भी है कि अगर इतना प्रेशर है और इतनी बात हो भी रही है, तो अब वो फैसला जो कुछ महीनों से महफूज है उसको अनमहफूज कर दिया जाए और उसको ले आए सामने। और पीटीआई की जो डिमांड है कि बाकियों की भी इसी तरह इन्वेस्टिगेशन हो, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की जायज़ डिमांड है और वो भी होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे प्रेशर सिर्फ पीटीआई का नहीं है, पाकिस्तान में और भी बहुत से पावर प्लेयर्स हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बहुत से लोग हैं, उनका प्रेशर है कि पहली बात तो यह है कि जी आप जल्द अज जल्द इलेक्शन के लिए जो इंतजामात हैं वो करें, अगर नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दें। तो वो ये कहते हैं जी कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हूँ और अगर किसी को मुझे निकालना है तो आइन का आर्टिकल 215 है। आर्टिकल 215 में लिखा हुआ है कि मुझे निकालने के लिए आपको आर्टिकल 209 का जो तरीकाकार है वो इख्तियार करना पड़ेगा। तो अभी तक तो उन्होंने बड़ी फर्मनेस का और बड़ी साबित कदमी का मुजाहरा किया है, उन पे प्रेशर बहुत है। और ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो एविडेंस है, वो पिछले 6-7 साल में कलेक्ट की गई है। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इनसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके दौर में ये सारा मामला शुरू हुआ था। इनके दौर में सिर्फ ये हुआ कि जो पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करती थी और वो पिछले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस प्रेशर में आते थे, ये उस प्रेशर में नहीं आए। इनके जो करीबी ज़राए हैं वो ये भी कहते हैं कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो उन्होंने इनके साथ मुलाकात करने की और बंदे बीच में डाल के कोई डील करने की कोशिश की थी, इन्होंने इनकार कर दिया। तो अब ये उसको लिख रहे हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए या आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ तहरीके इंसाफ का मामला नहीं है, मुस्लिम लीग नून का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है और 3 पॉलिटिकल पार्टीज और भी हैं। तो अगर खुद ही इलेक्शन कमीशन उनके बारे में बताए तो ज्यादा बेहतर है। उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें एमक्यूएम भी है और उसमें परवेज मुशर्रफ साहब की जो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है वो भी है। इन सब ने भी अमरीका में कंपनियां बनाई, इन सब ने भी अमेरिका में पैसे इकट्ठे किए और जिस तरीके से पीटीआई को फंडिंग हुई उसी तरीके से इनको भी हुई और इन्होंने भी यहाँ जो है वो पैसे मंगवाए। बल्कि जो एमक्यूएम है उसका तो जो एड्रेस अमेरिका में जो कंपनी बनाई गई उसका तो एड्रेस भी 90 कराची का है। तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है। तो इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे प्रेशर है कि सिर्फ पीटीआई का फैसला ना सुनाए, बाकियों का भी सुनाए, लेकिन वो कानून के मुताबिक पाबंद नहीं है। बाकियों का फैसला मतलब शायद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बाकियों के मामलात की इंक्वायरी प्रॉब्ली पीटीआई के मामलात की इंक्वायरी से काफी देर बाद शुरू हुई थी। जी हाँ, देखें ये जो वो पाबंद नहीं है कि वो सबका फैसला इकट्ठा सुनाए। वो ये भी कर सकते हैं कि पहले वो पीटीआई का सुनाए, उसके बाद फिर वो मुस्लिम लीग नून का सुना दें, उसके बाद पीपल्स पार्टी का सुना दें, फिर एमक्यूएम का सुना दें और फिर अच्छा मीर साहब, एक तो वो जो 11 इस्तीफे मंजूर हुए उनका आगे क्या होगा, बाई इलेक्शन होंगे, क्या होगा? दूसरा ये कि पंजाब में एक तस्वीर भी हमने देखी, कल मोना सलाही और सीएम पंजाब ने मुलाकात की वजीर आजम, साबिक वजीर आजम से, जिन्हें मोना सलाही अभी तक पीएम इमरान खान लिखते हैं ऑन ट्विटर। तो पंजाब में बरसर इक़्तिदार आने के बाद पीटीआई बहुत मुतमईन है या कुछ अंदर से इस्तराब भी है कि जनाब ये परवेज़ इलाही को सीएम बना तो दिया गया है, लेकिन अब ये मामलात आगे कैसे चलेंगे? ये अब्दुल्ला भाई बड़ा आई मस्ट से इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। आपने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन किए हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बहुत से लोग इतराज कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे जाकर क्यों बैठ गए, ये ऐसे नहीं होता। कोई आदमी जो है वो खुद ही जाके किसी कुर्सी पे नहीं बैठता। जब वो उस ऑफिस में गए, जाहिर बात है वो परवेज इलाही साहब को मुबारकबाद देने के लिए गए थे, तो वो आपको पता है ना कि ये जो हमारा एक कल्चर है, तो दैट इज द चेयर ऑफ पावर। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस की कुर्सी है। तो चौधरी साहब ने खान साहब को कहा कि जी आप बैठे यहाँ पे। खान साहब ने कहा नहीं, आपकी कुर्सी आप बैठे। फिर मोनस साहब ने भी कहा नहीं जी ये आपकी वजह से मिली है, आप इधर बैठेंगे। तो वो दोनों ने, बाप बेटे ने, दोनों ने उनको जबरदस्ती इमरान खान साहब को वहां पर बैठा दिया। अब फिर उसकी तस्वीर भी खींची गई। तो जाहिर बात है, मेरा ख्याल है जाती तौर पे कि खान साहब को जरा मुहतात रहना चाहिए था और
परवेज लाई के इसरार के बावजूद उनको उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा होगा, उनको क्या पता कि तस्वीर खिंच जाएगी और फिर अब्दुल्ला सुल्तान जो है हामिद मीर से सवाल करेगा और हामिद मीर कहेगा कि भाई खान साहब आपको उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए था, आप तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठते रहे। क्योंकि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तो कभी नहीं किसी को कहा होगा क्या हो आके मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ। तो ये तो परवेज लाई साहब का ये दिल गुर्दा है कि उन्होंने कहा कि आप आके मेरी कुर्सी पे बैठ जाएं। अब देखिए, आपने दूसरा सवाल किया 11 कौमी असम्बली के इस्तीफों का। तो ये जो इस्तीफे हैं ये सिर्फ पंजाब के नहीं हैं, बल्कि पंजाब के कम हैं और इसमें आपके कराची के ज्यादा हैं और खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादा हैं। और मेरे जाती तौर पे ये ख्याल है कि अगर तो आपने इस्तीफे कबूल करने हैं तो आप वन गो में सारे इस्तीफे कबूल करें। चले, अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो 120-25 सीटों पे इलेक्शन करवा सके, तो आपने 10-10, 11-11 करके फैसला किया कि आप वहां पे करवाएंगे इलेक्शन। तो ये बहुत सोच समझ के एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत ये इस्तीफे जो है इनका इंतखाब किया गया है। अगर आप इलेक्शन रिजल्ट देखें 2018 का, तो ये जो 11 सीटें हैं, इन 11 सीटों पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनका एक फर्क बहुत कम है, बहुत ही कम है। खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में फर्क बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि इन हलकों में जहां जहां पे पीटीआई ने अब अगर वहां पे इलेक्शन लड़ती है और अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, तो वहां पे उनको वही प्रॉब्लम होगा जो पंजाब के बाई इलेक्शन में 17 जुलाई को मुस्लिम लीग नून को था। क्योंकि मिसाल के तौर पे अली मोहम्मद खान साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उनका भी हल्का शामिल है खैबर पख्तूनख्वा से। तो वो अगर वहां पे बाई इलेक्शन होता है तो उनकी पार्टी के अंदर प्रॉब्लम है वहां पे, वो उनको भी पता है, मुझे भी पता है और हो सकता है आपको भी पता हो जी। तो इसी तरह कराची में जो 3 सीटें हैं तो वहां पे भी पीटीआई के अंदर भी प्रॉब्लम है, और वहां पे अगर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो मिलके वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं तो वहां पे टफ फाइट हो जाएगी। इसी तरह पंजाब की जो सीटें हैं वहां पे भी यही होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि इन 11 नशस्तों पे जो इलेक्शन हो, जो कि 3-4 सूबों में होना है, तो उसका रिजल्ट वही हो जो कि पंजाब के आया था। अच्छा, एक सवाल अवामी है मीर साहब, जो हम भी कहीं भी आवाम में चले जाएं, लोगों से मिलें तो पूछते हैं, और आई एम श्योर आपसे भी जो कॉमन मैन एक सवाल करता है वो ये है कि भाई क्या बनना है, इलेक्शन कब होने हैं। सो ये जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तो मतलब कह भी चुकी हैं, बाज़ाब्ता ऐलान भी हो गया कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, लेकिन फिर भी लोगों के जहन में एक सवाल है कि अच्छा इलेक्शन तभी होंगे जब ये कह रहे होंगे, या इससे पहले भी हो सकते हैं। तो क्या आपका तज्जिया है इस सवाल पर? देखिए, मेरा तो जो इन्फॉर्मेशन है वो तो यही है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने ये इलेक्शन जो है ये इस साल तो नहीं करवाना, लेकिन बैकडोर में कुछ इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स चल रहे हैं पीटीआई के और इन जमातों के। अब आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि जी इनके दरमियान तो कोई कॉन्टेक्ट्स ही नहीं है, ये तो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, मुल्क में पोलराइजेशन बहुत हो गई है। ऐसी बात नहीं है, ये आपस में मिलते जुलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे लगाते हैं, खाना खाते हैं। हाँ, इमरान खान और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनके लेवल पे मीटिंग नहीं होती, इनके लेवल पे कांटेक्ट नहीं है, लेकिन इनसे जो निचले लेवल की जो लीडरशिप है उनकी बिल्कुल मुलाकातें होती हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, ऐसी बिल्कुल कोई आप समझे कि मैं आई विटनेस हूं। अभी 1.5-2 दिन पहले मैं इनकी एक ऐसी मीटिंग में बैठा हुआ था जहां पे ये एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन इनके अंदर जो बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि इलेक्शन अक्टूबर में, पीटीआई कहती है कि इलेक्शन अक्टूबर में करवाना है, और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो कहती हैं कि नहीं इस साल नहीं करवाएंगे, अगले साल करवा लें। उनकी ऑफिशियल पोजीशन ये है, पब्लिक पोजीशन ये है कि जी अगले साल अगस्त में, जो कि इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने कहा, कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि अगस्त में होगा। तो हुकूमत का ख्याल है कि अगले साल अगस्त में, तहरीक इंसाफ कहती है कि इस साल अक्टूबर में। लेकिन इनके जो इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स हैं, जो कि फॉर्मल कॉन्टेक्ट्स नहीं हैं, और हो सकता है कि वो फॉर्मलाइज भी हो जाए किसी वक्त, उनमें बातचीत हो रही है कि एक दरमियानी रास्ता निकाले। तो वो दरमियानी रास्ता बनता है फरवरी या मार्च 2023, उस पे इनमें बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इस कोलिशन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके, ये बड़ी कमजोर गवर्नमेंट है, इनको डंडा दिखा के तो इनसे अक्टूबर में इलेक्शन करवा लेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेशराइज करके, ब्लैकमेल करके तो उससे इस्तीफा दिलवा देंगे,
और अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा, मुझे ये मुश्किल नजर आ रहा है। और अगले 8-10 दिन बड़े अहम है इस सिलसिले में। अगले 8-10 दिन में बहुत से ऐसे वाकयात हो सकते हैं कि अगर ये 14 अगस्त निकल गया, 14 अगस्त तक ये कोई ऐलान ना हुआ, तो उसके बाद फिर इलेक्शन अगले साल ही होगा। ये लेकिन जरूरी नहीं है कि अगस्त में हो, ये इलेक्शन फरवरी मार्च में भी हो सकता है। और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि उनके कुछ लीडर्स बैकडोर में उन्होंने जो डिप्लोमेसी शुरू की हुई है नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, बीएपी के साथ और एएनपी के साथ और जेयूआई के साथ, ये बात बड़ी अहम है कि जेयूआई के जो 2 अहम लीडर हैं उनकी भी मीटिंग्स हो रही हैं पीएमएलएन के लोगों के साथ, और उसमें कॉमन ग्राउंड वही बन रही है फरवरी मार्च। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि अक्टूबर में इलेक्शन होगा तो ये मुझे मुश्किल नजर आता है। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन।